कि अभी भी वक्त है, वक्त यूं ना बेकार कर, कि अभी भी वक्त है, वक्त यूं ना बेकार कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चुक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चुक जाएगा, जितना है अगर तो तू कोशिशें 100 बार कर। सो हेलो दोस्तों, समय हो चुका हमारे जीके के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे जुड़ जाइए। और आज के इस क्लास में हम लोग इंडियन पोर्ट्स एंड हार्बर्स यानी भारतीय पत्तन एवं बंदरगाहों का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, पूरा क्लास अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि डेफिनेटली इस क्लास से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो रिक्वेस्ट है प्लीज इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो देर ना करते हुए चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर पिछली क्लासेस आपने कोई भी मिस की है तो मैंने चैनल के अंदर जीके का प्लेलिस्ट बना दिया और मैथ का, जाके आप सारी क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो क्लासेस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। सो चलिए देर ना करते हुए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो अब यहाँ पे जरा एक चीज ध्यान दीजिए कि 5 जनवरी से अनअकैडमी पे गरुड़ एयरफोर्स XY कंप्लीट बैच कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। तो जो भी एयरफोर्स XY ग्रुप के कैंडिडेट हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाइए अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। जो भी एयरफोर्स की क्लासेस चल रही हैं उनको देखिए। और ये जो बैच कोर्स शुरू हो रहा है 5 जनवरी से, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लस कोर्सेज बाई करिए। और आप देख सकते हैं इसमें कितने टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपके एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी करा रहे हैं। और जब आप ये बैच कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वाकई में आपकी जो तैयारी का लेवल है वो कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो एनडीए के कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा कि 29 दिसंबर से ये एक पैंथर एनडीए बैच कोर्सेज शुरू हुआ है, जहां पे टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपके एनडीए के जो है तैयारी करा रहे हैं 2021 बैच के लिए। तो डेफिनेटली आपको ये मौका मिस नहीं करना है। अभी अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए और प्लस कोर्सेज बाई करके आप ये जो है बैच कोर्सेज शुरू कर दीजिए। यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए इनको और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक है, वहां से आप अनअकैडमी इंस्टॉल कीजिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप स्टैंड अप क्लासेस ये रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। तो तभी जब आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तभी वो फ्री क्लासेस आप देख पाएंगे। तो स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड यूज जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसका एक फायदा और है कि जब आप भविष्य में प्लस कोर्सेज बाई करेंगे तो वहां पे हमेशा आपको 10% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा, ठीक है। सो फाइनली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अनअकैडमी पे अपने आप को रजिस्टर करिए और आज ही से अपनी तैयारी बेहतर करना शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ तो भाई, आज के इस क्लास में हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं पोर्ट्स का, जिन्हें हम लोग हिंदी में पत्तन बोलते हैं या फिर बंदरगाह बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हम लोग बंदरगाह तो हार्बर्स को भी बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी पोर्ट्स में और हार्बर्स में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये समझ लीजिए कि जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स ध्यान दीजिएगा, जो पोर्ट्स होते हैं ये कृत्रिम होते हैं, मतलब कि नेचुरल नहीं होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। और जो हार्बर्स होते हैं ये नेचुरल होते हैं, ठीक है। और साथ में ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, मैंने हो सकते हैं कहा, लेकिन आमतौर पे ये क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, यानी प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस समझ लीजिए, डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो ये पोर्ट्स है यहाँ पे जहाजों में सामान लादे जाते हैं और उतारे जाते हैं। किस लिए लादे जाते हैं, ताकि एक देश से दूसरे देश में जो है वस्तु या फिर पैसेंजर्स को भेजा जा सके जलमार्गों के द्वारा, ठीक है। अब आप इतना समझ गए। तो पोर्ट्स पे क्या होता है, या तो कार्गो जिन्हें हम लोग सामान बोलते हैं या फिर पैसेंजर्स बोल लीजिए, उनको जो है बैठाया जाता है जहाज़ों में और एक जगह से यानी एक पोर्ट से दूसरे देश के पोर्ट तक जो है भेजा जाता है, ताकि वो सामान वहाँ पे जाके उस सामान का व्यापार हो सके, या फिर जो है एक पैसेंजर एक देश से दूसरे देश जा सके जलमार्ग के थ्रू, ठीक है। तो इसी पोर्ट पे यानी पोर्ट पे सामानों का जो है क्या होता है, अपलोडिंग होता है और अनलोडिंग होता है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग हार्बर्स को कि हार्बर्स क्या होते हैं। तो हार्बर्स क्या होते हैं, सपोज डेट जैसे मान लीजिए कि किसी जहाज में हमने सामान लाद दिया, ठीक है, रख दिया, और वो एक देश से दूसरे देश के लिए जलमार्ग से रवाना हो गया। तो अब बीच में समझ लीजिए कि आधी तूफान यदि आ जाता है, ठीक है, और आगे जाने का जो है कोई रास्ता नहीं है, बहुत तेज आधी तूफान आ रही है, और वहां पे अगल बगल कहीं कोई हार्बर्स यदि है, यानी बंदरगाह, हार्बर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो प्राकृतिक होते हैं, तो वो जहाज यहाँ पे आके शरण ले सकती है, ठीक है। मतलब जितने दिन चाहे उतने दिन यहाँ आके रह सकती है। तो क्या होता है, सिर्फ जहाजों के जो है रहने के लिए ये हार्बर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जो जलमार्ग से जो लोग जाते हैं उनके लिए ये जगह बना होता है, ताकि सुरक्षा ये जगह प्रदान करती है, ठीक है। जैसे आधी तूफान आ गया तो ये हार्बर्स जो होते हैं ये सिर्फ सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। और जो पोर्ट्स होते हैं जिन्हें हम लोग बंदरगाह या फिर पत्तन बोलते हैं, इन्हें यहाँ पे क्या होता है, सामानों का अपलोडिंग होता है और अनलोडिंग होता है।
है। उम्मीद करता हूं अब समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग पोर्ट्स का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, बंदरगाह यानी हार्बर। ठीक है, मैंने आपको बताया ये प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, इनमें जल की गहराई ज्यादा होती है, जबकि पत्तन यानी पोर्ट्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी ये ह्यूमन मेड होते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, कृत्रिम होते हैं, यहाँ प्राकृतिक नहीं होते हैं, सॉरी। तो तथा जल की गहराई इनमें जो है पोर्ट्स में कम होती है। बंदरगाह में जहाज कई दिनों तक सुरक्षित रूप से रुक सकती है। देखिए यही मैंने आपको बताया ना, यानी हार्बर्स में जो है जो जहाज है वो कई दिनों तक सुरक्षित रूप से रुक सकती है, यदि कोई जैसे मान लीजिए संकट आ गया तो आंधी तूफान आ गई तो। और जबकि पोर्ट्स पे क्या होता है, जहाज आते जाते रहते हैं। ठीक है, एक जगह से सामान आया वहां उतर गया, फिर वहां से सामान लाद के दूसरी जगह चला गया, तो कहाँ पे ये सारे जो सामान उतारे जाते हैं और लादे जाते हैं, ठीक है, कार्गो को, वो कहाँ पे होता है, पोर्ट्स पे होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब जो है पोर्ट्स का हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। तो इंडियन पोर्ट्स देखिएगा क्या दिया हुआ है कि पतन यानी जिन्हें हम लोग जो है पोर्ट्स बोलते हैं, पतन समुद्री परिवेश के आवश्यक भाग हैं। ठीक है, और ये उन केंद्रों की तरह हैं जो समुद्री मार्ग को जमीन पर व्यापार से जोड़ते हैं। देखिएगा भारत में 13 बड़े पतन हैं और 200 छोटे पतन हैं। ठीक है, इन पतनों से जो है भारत का 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, और इस प्रकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है, इन पतनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा भारत में जो 13 बड़े तथा 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, क्या है देखिएगा, ये सिर्फ मैं जो 13 बड़े हैं 13 बड़े के बारे में ही बताऊंगा, 200 छोटे थोड़ी बताऊंगा। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आते हैं। तो क्या दिया गया है, बस इतना याद कर लीजिएगा, 200 छोटे बंदरगाह होते हैं यानी पोर्ट्स होते हैं। अब देखिए 200 से भी अधिक है। क्या दिया गया है, मुंबई बंदरगाह, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, या अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, यानी काफी जो है जगह में फैला हुआ है। इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है। ठीक है, अब भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, मतलब कि अधिक से अधिक व्यापार जो भारत का है वो इसी मुंबई बंदरगाह से होता है। ठीक है, पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। अब देखिएगा उसके बाद दिया गया सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह भी है ये। ठीक है, मतलब पूरे देश भर में सबसे अधिक आयात करने वाला जो है बंदरगाह है ये, भारत का 20% व्यापार यहीं से होता है। ठीक है, अब जो अगला है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं न्हासेवा बंदरगाह। ठीक है, न्हासेवा बंदरगाह या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है ये मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण, ये भी मुंबई में ही देख लीजिएगा, इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो न्हासेवा बंदरगाह, जिसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं, देश के सबसे आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। ठीक है, और साथ में सूचक सामग्री के व्यापार हेतु ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे किस प्रकार की सामग्री का व्यापार होता है, यहाँ से सूचक सामग्री का। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए, अगला आपका कांडला बंदरगाह। तो ये गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। कहाँ पे है, गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और क्या ये ज्वारीय बंदरगाह है। अब क्या दिया गया है, इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र इत्यादि औद्योगिक का विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद दिया गया इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, देखिए क्या क्या होता है, एग्जाम में आ सकता है, सूती वस्त्र, उर्वरक यानी खाद जिसे हम लोग बोलते हैं, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट जो है, नमक आदि का निर्यात यहाँ से होता है। ठीक है, अब देखिए अब मरमा गोवा बंदरगाह है। ठीक है, तो अब मरमा गोवा बंदरगाह, ये जो बंदरगाह है ये गोवा राज्य में अरब सागर के तट पे स्थित है, और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए, अब दिया गया न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह ये क्या है, न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पे स्थित है। इस बंदरगाह के कंदरमुख की खान से निकला लोह अयस्क निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो इस बंदरगाह से किस प्रकार का जो है लोह अयस्क निर्यात किया जाता है, कंदरमुख की खान से निकला हुआ जो है लोह अयस्क निर्यात किया जाता है इस बंदरगाह से। ठीक है, न्यू मंगलोर बंदरगाह से। चलिए ये कहाँ पे है देख लीजिएगा, ये कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पे स्थित है। एग्जाम में सीधे आ सकता है कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है। उसके बाद कोच्चि बंदरगाह है। क्या दिया गया है, यह केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा जो प्राकृतिक मैं बता रहा हूं वो हार्बर्स है। ठीक है, और जो मैं आपको
कृत्रिम बता रहा हूँ वो क्या है, पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। कोची बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना गया है। चाय, कॉफी और मसाले के निर्यात के लिए भी प्रसिद्ध है। अब देखिएगा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, हार्बर्स के अंदर पोर्ट्स हो सकते हैं, समझ रहे हैं। मतलब ये जो कोची बंदरगाह है ये एक प्रकार का हार्बर भी है जहां पे जहाजें क्या होती हैं, ठहर सकती हैं, ठीक है। और यहां से निर्यात भी होता है। अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मतलब जो हार्बर होता है उसके अंदर पोर्ट्स हो सकता है, ठीक है। मतलब वहां से हार्बर के अंदर पोर्ट्स होगा तो वहां पे सामान का आयात निर्यात होगा, लेकिन पोर्ट्स के अंदर बंदरगाह सॉरी हार्बर नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब कि जो है निर्यात के अंदर, सॉरी निर्यात उसको नहीं बोलते, पतन के जो है, पतन के अंदर जो है जो आपका हार्बर है, बंदरगाह है, वो नहीं हो सकता है, समझ लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। जैसे यही एक एग्जांपल आप देख सकते हो, कोची बंदरगाह क्या है, ये तो एक हार्बर का काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे जहाज वगैरह ठहर सकते हैं और दूसरा यहाँ से निर्यात भी होता है, मतलब इसके अंदर पोर्ट्स भी है, ठीक है। दो चीज समझिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपका कोलकाता बंदरगाह। उसके बाद क्या दिया गया है, कोलकाता बंदरगाह में ये पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। देख लीजिएगा, सिर्फ कृत्रिम है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है, ठीक है। अब हल्दिया बंदरगाह देख लीजिएगा। कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने हेतु ये हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है, देख लीजिएगा, कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर, ठीक है। कलकत्ता के भार को कम करने हेतु ये बनाया गया है। और यहां क्या होता है, तेल शोधन कारखाना भी है, ठीक है। चलिए नौवां देख लीजिए, नौवां है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये काफी फेमस बंदरगाह है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो ये जो बंदरगाह है देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापट्टनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है, ठीक है। प्राकृतिक, अब देखिएगा फिर प्राकृतिक यहाँ पे नाम आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, और मैंने आपको बताया जो हार्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गहरे होते हैं। जो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं वो गहरे होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब ये जो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है, यानी हार्बर है, इसके अंदर पोर्ट्स भी मौजूद होगा जहां से सामान निर्यात हो सके, ठीक है। और ये एक हार्बर भी है जहां पे जहाज आके रुक सकें। जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं वो चीज़ आप समझ रहे हैं। अब देखिएगा क्या दिया गया है, यह जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत भी की जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जहाज़ों का निर्माण भी होता है और क्या होता है, मरम्मत भी होता है। उसके बाद दिया गया यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है, याद कर लीजिएगा। चलिए अब जो हमारा अगला है वो चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, सिर्फ पोर्ट है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, याद कर लीजिएगा। देख लीजिए, अगर एग्जाम में आ सकता है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो क्या आप लिखेंगे, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। अब एन्नोर बंदरगाह जो है को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया है, जो कि यहीं तमिलनाडु में ही है। देख लीजिएगा, शायद मैं गलत ना हूं तो, ठीक है। एन्नोर बंदरगाह, ठीक है, किस लिए बनाया गया है, ये चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए बनाया गया है। अब दिया गया है प्रायद्वीपीय बंदरगाह, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय बंदरगाह क्या है, ये भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। ये कोलकाता तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। देख लीजिएगा, सिर्फ प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है, ठीक है। अब दिया गया है इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है तूतीकोरन बंदरगाह, ठीक है। तो तूतीकोरन बंदरगाह के बारे में देख लीजिएगा। ये बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिण छोर पे स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य के दक्षिण छोर पे स्थित है। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि निर्यात किए जाते हैं। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इस जो है बंदरगाह से जो है मछली किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। एवं मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि भी जो है यहाँ से आयात किए जाते हैं, ठीक है। निर्यात और आयात दोनों होता है। अब जो हमारा अंतिम है ये है पोर्ट ब्लेयर। अब देखिए, इससे पहले जो हमारे बड़े बंदरगाहों की संख्या थी वो सिर्फ 12 थी, लेकिन अब 13 किस लिए हो गई है, ध्यान दीजिएगा। ये 13वां बना है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार के जो है शहर पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में है। ध्यान दीजिएगा क्या है, तो इसका जो निर्माण है ना, ये 2010 में इसका निर्माण हुआ है और ये भारत का जो 13वां जो है बंदरगाह के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है, ठीक है। यानी 13वां बड़ा बंदरगाह के रूप में इसको
मान्यता प्राप्त है, इससे पहले सिर्फ 12 बंदरगाह थे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ तक हमारा जो कुछ भी था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद कल के क्लास में मैं इससे संबंधित आपको प्रश्न करा दूंगा। ठीक है, मतलब जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे भारतीय बंदरगाहों से संबंधित वो मैं करा दूंगा। उसके बाद आपके ज्योग्राफी वाले सेक्शन में एक चैप्टर और रह जाता है, सिर्फ एक चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, इनलैंड। इनलैंड का मतलब होता है कि समुद्री तटों वगैरह, मतलब समुद्री चीजों को छोड़ के, ठीक है, भारत के अंदर जो कुछ भी भौगोलिक चीजें हैं, मतलब हर एक चीज मैं आपको भारत से संबंधित हर एक भौगोलिक चीज मैं आपको बताऊंगा। भारत की जनसंख्या से लेके भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का जो राष्ट्रीय जो है क्या बोलते हैं शब्द है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, फल, ठीक है, ये सारी चीज़ें उस वाले क्लास में मैं आपको कराऊंगा और पूरे डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि वहाँ से हर बार एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं इनलैंड, यानी इनलैंड मतलब क्या होता है, अपने देश के अंदर का। ठीक है, चलिए, तो फाइनली आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। क्लास पसंद आया तो दबा के क्लास को शेयर मार दीजिए और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फाइनली चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।